नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर आज आप सभी के साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का सेट का पेपर, जिसका मतलब होता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, उसका विज्ञान विषय का पेपर हम लोग हल करेंगे। यह पिछले वर्ष का पेपर है, सन 2023 का। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, जो Na2CO3 होता है वो धावन सोडा का सूत्र होता है। दोनों में अंतर हमेशा याद रखें। Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र होता है, वहीं NaHCO3 खाने वाले सोडे का सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमें बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। मोम का पिघलना, चीनी का शरबत बनना, लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। देखिए, हमें पहले पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकता है। तो हम देखेंगे कि जो मोम का पिघलना होता है वो पिघल भी जाएगी मोम, तो बाद में फिर से उससे हम जमा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चीनी का शरबत बनना, चीनी से शरबत बनना भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चीनी में घोली जा सकती है पानी में और फिर उसको अलग भी किया जा सकता है। नमक और पानी का घोल भी इसी तरीके से है। नमक को पानी में घोलो और फिर उसे उबाल कर फिर से नमक को अलग किया जा सकता है। तो लोहे में जंग लगने से एक नया उत्पाद बनता है जंग, और फिर से जंग को फिर से लोहे में बदलना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, या फिर बड़ी मुश्किल से बदला जा सकता है या बदला ही नहीं जा सकता है। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। देख लेते हैं कि हमारा 93वां क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान। और परमाणु भार क्या होना चाहिए? भिन्न। तो हम जानते हैं जब परमाणु क्रमांक समान है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ये हमने पढ़ा भी है कक्षा 8 में कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3। इसको प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम कहते हैं। तो जब भी किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं तो उसको समस्थानिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 94वें प्रश्न की ओर। तो 94वें क्वेश्चन है कि जिप्सम किसका अयस्क है? आयरन का, कॉपर का, जिंक का या कैल्शियम का? तो ये हमें सबको पता है कि जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम का अयस्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। देखिए, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब देखिए, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? देखिए, पहले तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि जो क्लोरीन होती है Cl और उसके ऊपर नेगेटिव का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है इस पर एक ऋण आयन है। कैसा आयन है? ऋण आयन। और ऋण आयन जब आता है जब किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो उस पर क्या आता है? धन आयन आता है। जैसे देखिए, H का ऊपर धन आयन आता है, वैसे ही क्लोरीन के ऊपर क्या आता है? ऋण आयन। तो इसको क्लोराइड आयन कहा है इन्होंने। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सेट सही है। तो बिल्कुल ए वाला सेट सही है। क्यों है ए वाला सेट सही? क्योंकि प्रोटॉन इसमें 17 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो है 18। तो इसका आंसर नंबर 4 सही है। चलिए 97 वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूसर गैस कहते
हैं। इनके नाम भी याद रख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 को नाइट्रोजन गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका नामकरण जो करते हैं, तो जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, जितने भी एन आते हैं तो ये जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जब भी ईन आता है, एथिलीन, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99 है कि ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो जो ब्रास होती है वो जो मिश्र धातु होती है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु होती है। किसकी? तांबा मतलब कॉपर प्लस जिंक को मिला के ब्रास धातु बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यदि V1 तथा V2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। पहले हम लोग एक चुंबक बना लेते हैं। ठीक है, B1 को कह रहे हैं मध्य में और B2 है सिरा। चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं तो कहाँ पे ज़्यादा चुंबक का प्रभाव ज़्यादा कहाँ होता है? ये सब हम जानते हैं कि सिरों पर चुंबक का प्रभाव सबसे अधिक होता है और मध्य में चुंबक का प्रभाव बहुत कम होता है। तो ये इसका तीसरा उत्तर सही होगा कि B2 बड़ा होगा इससे B1 से। चलिए 101वां प्रश्न पढ़ते हैं। यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 है तो ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम होती है द्रव में और उससे भी कम होती है गैस में। और प्रकाश में उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ गैस में, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में। तो अब देखते हैं कि तो क्या होगा। वो कह रहे हैं कि गैस में x1 है और द्रव्य में x2 है, तो किस में चाल ज़्यादा होगी? x2। सीधी सी बात है, द्रव्य में चाल इसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी, तो x1 से x2 बड़ा होगा। उत्तर नंबर 3 सही है। समझ में आया? मतलब ये है कि सबसे तेज़ चलती है ठोस में ध्वनि, इसके बाद चलती है द्रव में और फिर चलती है गैस में। तो ठोस तो पूछा ही नहीं गया है, द्रव्य है x2 और गैस है x1, तो कौन सा बड़ा होगा? x2 बड़ा होगा, ये वाला सही है। चलिए 102वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित में कौन सा होता है? अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो मानव जो लेंस होता है उसका जो लेंस होता है वो अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी। इसका सही उत्तर है अभिसारी। 103वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय होती है, मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति घूर्णन होती है, झूलते बच्चे की गति सरल गति होती है, सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति। ये तीनों गलत हैं। इसका पहला उत्तर सही है कि पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती। पंखा जो है वो एक वृत्त में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। देखिए, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका मात्रक जूल या कैलोरी ही होता है। तो इसका सही उत्तर है जूल। 105वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? अनवीकरणीय ऊर्जा के ऐसे स्रोत होते हैं जो एक समय पर समाप्त हो जाएंगे। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, भूताप नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। एक समय पर जो समाप्त होगा वो है पेट्रोलियम
गैस, इसीलिए इसका सही उत्तर है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम गैस। 106 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रतिध्वनि, अनुरणन, खिलौना टेलीफोन, इनमें से कोई नहीं। देखो, प्रतिध्वनि का मतलब होता है प्रतिध्वनि या फिर परावर्तन। ध्वनि परावर्तन का मतलब जैसे हम लोग यहाँ से कोई व्यक्ति आवाज़ दे और वो वहाँ से जाए और वहाँ से लौट के टकरा के वापस आती है, तो ये दोनों तो ध्वनि परावर्तन का उदाहरण है, लेकिन खिलौना टेलीफोन है वो ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 3। निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र नाम है? देखिए, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, ईमेल। देखो, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और लॉन्चर ये तीनों ही गलत हैं। इसका सही उत्तर है नेटस्केप। नेटस्केप एक ब्राउज़र है जिससे हम लोग इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। 108वां प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें विचलन होता है। ये पॉइंट ए बोला है इन्होंने। और फिर बी पे बोलते हैं उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो उनमें से वो पूछ रहे हैं कि क्या सही है, केवल पहला ए वाला सही है पॉइंट, या बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो देखिए, ए और बी दोनों ही पॉइंट सही हैं। प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के केंद्र से गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर का। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो रक्त का लाल रंग होता है वो एक जो वर्णक होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। 110वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया तो वैसे तो मच्छर काटने से होता है, सबको पता होगा। इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। लेकिन उस मच्छर के अंदर ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और वो है प्लाज्मोडियम। तो इसका सही उत्तर है प्लाज्मोडियम। वैसे वाहक कोई पूछे, वेक्टर पूछे, तो उसका सही उत्तर होगा मादा एनाफिलीज। 111वां प्रश्न है। सर्वदाता रुधिरवर्ग है। सर्वदाता का मतलब होता है ऐसा रुधिरवर्ग जो किसी भी रुधिरवर्ग को रक्त दान कर सकता है। तो हमें पता है ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता जो सर्वदाता होते हैं वो होता है ओ, और सर्वग्राही जो सबसे खून ले ले वो होता है ए वी। नेक्स्ट देखते हैं। केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है। ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है। वैसे तो देखिए, एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंचुए किस अंग से सांस लेते हैं, तो उसका आंसर होता है त्वचा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है, तो केंचुए के जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसको उत्सर्गिका कहते हैं। इसका सही आंसर है उत्सर्गिका। 113वां प्रश्न देखते हैं। श्रवणेंद्रिय है। श्रवणेंद्रिय मतलब श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। तो हम सबको ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि कौन से अंग से हमें सुनाई देता है, तो इसका सही उत्तर है कान। कान से हम सुनते हैं, ठीक है। 114वां क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग। बाकी हमें पता होना चाहिए कि एनीमिया, रतौंधी और दांतों में सूजन कौन से विटामिन से होती है। इसके लिए पूरा एक विटामिन का चार्ट आता है, उसको हमें याद करने की आवश्यकता है। फिलहाल इसका उत्तर है विटामिन डी की कमी से हमें सूखा रोग होता है। 115वां क्वेश्चन है। मानव शरीर के सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए, हमें वैसे ही पता होना चाहिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, जिसे लिवर कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यकृत।
116वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो ये तो सब हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रा होता है इसमें मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रा में। इसका सही आंसर है हाइड्रा। निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? एक्सॉन, डेंड्राइट, केंद्रक और रीढ़ रज्जु। देखिए तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका का जब हमने चित्र पढ़ा था तो उसमें एक्सॉन, डेंड्राइट और केंद्रक तीनों ही आते हैं। रीढ़ रज्जु उसका भाग नहीं है, क्योंकि रीढ़ रज्जु बहुत ही बड़ा अपने शरीर का एक हिस्सा होता है, वह तंत्रिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए। नागफनी का पौधा है, तो नागफनी का पौधा कहाँ पर? आरोही है, ऊपरी रोही है, जलीय है कि मरुस्थलीय है? तो इसका सही आंसर है मरुस्थलीय। देखो नागफनी में कांटे होते हैं और जितने भी जो कांटों वाले पौधे ज़्यादातर होते हैं वो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। 119वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, नीम, सिनकोना, ये सभी। देखो नीम से कोई रेशा प्राप्त नहीं होते हैं, सिनकोना से एक दवाई बनती है लेकिन रेशा नहीं प्राप्त होता है। जो रेशा प्राप्त होता है वो जूट से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर है जूट। कोशिका का ऊर्जाग्रह है, ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है लगभग हर साल। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोनेन की छाल को किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोनेन की छाल को उपयोग जो है मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है। तो मलेरिया का इलाज किया जाता है कोनेन की छाल से। ब्रायोफाइलम प्रजनन द्वारा किसके द्वारा करता है? तो जो आंसर है, जो ब्रायोफाइलम होते हैं वो अपना प्रजनन पत्ती से करते हैं। ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उन पर ही छोटे छोटे पौधे से उगाते हैं, और जब ये नीचे गिरते हैं ज़मीन पर तो वो एक नई जगह पे अपने आप को पैदा कर लेते हैं, ज़मीन में लग जाते हैं और एक नया पौधा बना लेते हैं। तो इनका जो प्रजनन है वो पत्तियों से होता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नॉस्टॉक एक ऐसा शैवाल होता है जिसको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग इसका करते हैं, या जिसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है या निष्क्रिय कर देती है उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर है पास्चुराइजेशन। उस क्रिया को जो कहते हैं पास्चुराइजेशन। इसमें एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए दूध को गर्म किया जाता है जिससे उसके सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो इस क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं, और इस क्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्चर। इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। और 125वां प्रश्न है कि अपुष्पी पौधा है, इनमें से अपुष्पी पौधा है। तो हमें पता है आम में भी पुष्प आता है, जामुन में पुष्प आता है, केला में पुष्प आता है। तो किसका नहीं पता है? फर्न में कोई पुष्प नहीं आता है। फर्न के अलावा मॉस, दो पौधे हम याद रखें कि जिनमें कोई पुष्प नहीं आता, इसीलिए इन्हें अपुष्पी पौधा कहते हैं।